जम्मू यूनिवर्सिटी 2007 से लेकर 2012 तक का जो कालखंड था जम्मू यूनिवर्सिटी का, उसमें बहुत सारे परिवर्तन जम्मू यूनिवर्सिटी में आए। उस कालखंड के बाद एक लंबे समय तक जम्मू यूनिवर्सिटी में कोई बड़ा बदलाव या बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला। हालत यहां तक पहुंच चुकी थी कि डिस्टेंस एजुकेशन की वेबसाइट पर आप जाते तो आपको अफसोस होता कि यह जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। लेकिन पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर फैकल्टी के जो अंदरूनी मामले हैं वो हों, फैकल्टी की प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स को लेकर वो मामले हों, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए मामले हों, या फाइनेंसेस से जुड़े हुए मामले हों, या यूनिवर्सिटी के का जो एकेडमिक्स है उसको रिवैम्प करने का इशू हो, इन तमाम मुद्दों पर प्रोफेसर उमेश रॉय, जो इस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, इन्होंने इन तमाम मुद्दों को समझा और एक एक करके रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दिक्कतें और परेशानियां भी आ रही हैं, मगर जिस निष्ठा के साथ ये काम कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाला कल जो जम्मू यूनिवर्सिटी का है, ऐसा होने जा रहा है कि आपको कुछ कुछ तस्वीर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जैसी दिखने लगेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं लगभग जितनी भी चीजें यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही हैं, दूर से ही सही सब चीजों पर नजर रख रहा हूं। मेरे साथ हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश रॉय। बात करेंगे डीडी में क्या कुछ होने जा रहा है, बात करेंगे जो इन्होंने डिजाइन योर डिग्री का प्रोग्राम लाया वो कामयाब कैसे हो रहा है, और बात करेंगे कि एक जो टूर ऑर्गेनाइज किया गया उसमें क्या कुछ एक्सपीरियंसेस उन बच्चों के जिन्होंने पहली बार ट्रेन से सफर किया, और उसके अलावा यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनेशन में अब और आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस वो कैंपस बनेगा जो कैंपस की कल्पना आज से 20 साल पहले हम किया करते थे, यानी खुला बड़ा कैंपस, और वो जमीन का हिस्सा जो इस समय फौज के पास है, क्या वो भी जम्मू यूनिवर्सिटी को मिलेगा। इस पर इन तमाम मुद्दों पे बात होगी। वाइस चांसलर बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको बहुत बधाई कि जितना मुश्किल आपके लिए काम किया जा रहा है उतना आप इसको सरल कर रहे हैं। सर्वप्रथम नववर्ष की शुभकामना और बधाई आपको। और आपने जो प्रश्न किया है, मुझे लगता है कि वाइस चांसलर अकेले कुछ नहीं करता है, और मैं खुशनसीब हूं कि मुझे अपनी फैकल्टी, अपने ऑफिसर्स और अपने छात्र और नॉन टीचिंग स्टाफ सबका अभूतपूर्व सहयोग मिला है, और उनकी बदौलत मैं प्रयास कर रहा हूं कि विश्वविद्यालय को लेकर के आगे बढ़ूं। और जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो इन्विसेज किया है कि एजुकेशन कैसा हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जम्मू विश्वविद्यालय उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में होगा जहां लोग पढ़ने के लिए आएंगे और अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। वाइस चांसलर साहब, शुरुआत इस बात से करूंगा, जब आपने डिजाइन योर डिग्री का प्रोग्राम लाया उस समय मैं सच बताऊं आपको कि मुझे भी लगा था कि यह संभव नहीं है जम्मू कश्मीर में। हम जिन परिस्थितियों में रहते हैं और जिस तरह का यहां पर इकोनॉमिक बैकग्राउंड है बच्चों का, बहुत मुश्किल आ सकती है। लेकिन इस समय अब जो सुनने को मिल रहा है कि काफी कामयाब हो रहा है वो प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम में कामयाबी किस हद तक आपको मिली है, आपके ही मुंह से सुनना चाहूंगा। बड़ा अच्छा मेरे मन की बात आपने की है। पहले तो मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा, और वो खुशी है मेरी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन श्रीनगर में जम्मू विश्वविद्यालय को कही कि आप डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम पर प्रेजेंटेशन दीजिए, एंड आफ्टर माय प्रेजेंटेशन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को डायरेक्ट किया टू इंटीग्रेट, कहा कि यही रोल मॉडल होना चाहिए पूरी कंट्री के लिए, और इसको इंटीग्रेट करिए नेशनल करिकुलम से। तो एक लेटर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को चला गया है कि डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम को हम एक मॉडल के रूप में
मानते हुए इसको नेशनल करिकुलम के साथ इंटीग्रेट करें, इसको अडॉप्ट करें। तो जम्मू विश्वविद्यालय एक लीड लिया, और वो क्यों लिया ठीक, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो फोकस है वो फोकस है स्किल्स को लेकर के। ठीक, और अगर हम जो करिकुलम हम अडॉप्ट किए हैं, जो करिकुलम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से सजेस्ट किया गया, जो स्ट्रक्चर, और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सजेस्ट किया गया, अगर उसको एनालाइज करें आप, तो 16% फोकस उसमें स्किल्स को लेकर के है। ठीक, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि पहले साल में अगर बच्चा छोड़ता है तो हम उसको सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट किसमें? जब आपका स्किल्स को लेकर के उतना फोकस नहीं है तो सर्टिफिकेट फिर डिसिप्लिन में देकर के हम क्या करेंगे? डिग्री के बच्चे अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो सर्टिफिकेट के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? ठीक, दूसरे साल बाद डिप्लोमा। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके फर्स्ट 2 इयर्स हमने बच्चों को जो पूरा जो डिजाइन और डिग्री प्रोग्राम है उसका जो फोकस है टू एम्पावर द स्टूडेंट्स विथ सॉफ्ट स्किल्स। और वो क्या है? वो है एनालिटिकल स्किल, वो है मैथमेटिकल एबिलिटी, वो है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, टीम वर्क। इन्हीं चीजों को लेकर के हमने वह स्ट्रक्चर तैयार किया और अब इम्प्लीमेंट हो गया है। करीब 3 महीने हो गए जो फर्स्ट सेमेस्टर का बैच है वो कर रहा है, और ऊपर वाले ने चाहा जो है तो ये बैच ही हमारा एम्बेसडर बनेगा। ये बैच ही जो है आने वाले बच्चों के लिए मेंटरिंग का भी काम करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं मेंटरिंग का काम कि जो बच्चे हैं अपने सीनियर से बड़े अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक, और वो उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। मैं अपनी फैकल्टी की कैपेसिटी बिल्डिंग जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्लस्टर इनोवेशन सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वहां लेके गया है। और इनागरल फंक्शन के बाद मैंने प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब और उनके जो डायरेक्टर हैं सीआईसी की शोभा बगई, इन दोनों लोगों से रिक्वेस्ट किया कि हमारे इन टीचर्स के साथ आपके बीटेक के जो बच्चे हैं क्या वो इंटरेक्ट कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। और इनागरल फंक्शन खत्म हुआ और बीटेक के बच्चों के साथ पहला सेशन शुरू हुआ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 दिन के पूरा जो कैपेसिटी बिल्डिंग थी, जो हमारी फैकल्टी गई, 13 फैकल्टी गई थी, उन्होंने कहा जो बेस्ट हम सीखे वो बीटेक के बच्चों से सीखे। तो वो बीटेक के बच्चे फिर मेंटरिंग, हम अपने इन स्टूडेंट्स की मेंटरिंग के लिए फैकल्टी तो हम बुलाते ही बुलाते हैं, उन बीटेक के बच्चों को भी बुलाते हैं एज मेंटर्स। तो और बेस्ट जो कनेक्ट हो पाता है ये बच्चे उन बच्चों के साथ कर पाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा उद्देश्य यह है कि ये जो पहला बैच है इतना बढ़िया ये बैच निकल जाए कि वो एम्बेसडर हमारा हो जाए, वो मेंटर्स के रूप में काम करने लगे, तो मेरी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो मेजर चैलेंज है इस प्रोग्राम की स्पिरिट में लागू करने में वो है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फैकल्टी। जैसे आपने कहा कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फैकल्टी, वाइस चांसलर साहब ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम आपका कामयाब हुआ। डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम को आप एक्सटेंड करने के बारे में सोच रहे हैं या इसको सीमित दायरा रखेंगे इसका जम्मू यूनिवर्सिटी में कि एक बैच निकल गया तो ठीक है, या आपके मन में है, मस्तिष्क में है कि इसको बाकी कॉलेजेस में, बाकी जितने भी पेरिफेरल कॉलेजेस आपके हैं, क्या ये डिजाइन योर डिग्री वहां भी जा रहा है? क्या वहां से भी आपको लोग कह रहे हैं कि नहीं जी हमको भी बताइए, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट इट? आपको खुशी होगी जब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने हायर एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग चेयर कर रहे थे एंड जम्मू विश्वविद्यालय को बोला गया कि डिजाइन और डिग्री प्रोग्राम को लेकर के प्रेजेंटेशन दीजिए। तो वो पहला मौका था जब मैंने एक प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंटेशन दिया और हायर एजुकेशन काउंसिल लेड बाय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर उस मीटिंग में ही तय हो गया उसी दिन कि ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा।
सभी विश्वविद्यालयों में, ये तो बहुत बड़ी जम्मू कश्मीर के सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। और दूसरी आपको जानकारी देते हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लागू कर दिया। श्रीनगर यूनिवर्सिटी अपना एडवर्टीजमेंट लेकर के आ गई है। और 2 कॉलेजेस, एक जम्मू यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ ऑटोनॉमस कॉलेज जो परेड कॉलेज है हमारा, एक कश्मीर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ ऑटोनॉमस कॉलेज, इन 2 कॉलेजेस में भी ये प्रोग्राम शुरू हो गया। दोनों कॉलेजेस में ये प्रोग्राम शुरू हो गया। तो धीरे धीरे करके हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे। पहले हम दोनों काम कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड हमारा जो है कैपेसिटी बिल्डिंग भी फैकल्टी की चले, हम इसको एक साथ बहुत फैलाना नहीं चाहते हैं, एक स्ट्रेंथन करते हुए इस प्रोग्राम को, क्योंकि ये पूरा रोल मॉडल बनने जा रहा है कंट्री के लिए, इसलिए इस प्रोग्राम का स्ट्रेंथन होना भी उतना ही जरूरी है। यहां कामयाब होगा तो ही आप देश भर में इसको लेकर जाएंगे। वाइस चांसलर साहब, डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ आऊंगा। एक आप इग्नो से डिग्री करना चाहते हैं, पूरे देश के बच्चे करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप डिग्री करना चाहते हैं डिस्टेंस से, वो भी मुमकिन है, पॉसिबल है। जम्मू कश्मीर में जम्मू यूनिवर्सिटी हो या कश्मीर यूनिवर्सिटी हो या बाकी यूनिवर्सिटीज हो, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए भी संभवतः वो समय आएगा जब आप डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के लिए राजस्थान, बिहार, यूपी या आस पड़ोस के जो हमारे प्रदेश हैं वहां के बच्चे यहां अप्लाई करें इस ललक के साथ कि हम भी जम्मू यूनिवर्सिटी के डीडी डिपार्टमेंट से डिग्री करें, क्योंकि उनका जो कैरिकुलम है, क्योंकि उनका जो कोर्स है, क्योंकि उनके जो नोट्स हैं वो बहुत बेहतरीन है और हम वहीं से पढ़ना चाहते हैं। आज लोगों को ललक होती है डीयू, लोगों को ललक होती है जेएनयू, लोग जाना चाहते हैं एएमयू, लोग जाना चाहते हैं जामिया मिलिया में, लोग डीयू के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो क्या इसको लेकर कोई रोड मैप है आपके पास? बड़ा अच्छा जुनैद जी ने प्रश्न उठाया है। 2 पार्ट में अगर इसको हम उत्तर देंगे, एक पार्ट तो यह है कि आने वाले करीब 15-20 ईयर्स में 50% जो जनसंख्या होगी वो 16 से 30 के बीच की होगी। ठीक, इंडिया में, हमारे देश में कितनी यूनिवर्सिटी और कितने कॉलेजेस आप खोलेंगे? बिल्कुल। तो अब स्टूडेंट्स को हम एक्सपेक्ट ना करें कि वो विश्वविद्यालय में चल करके आए। विश्वविद्यालय छात्र के दरवाजे तक कैसे पहुंचे, इसकी व्यवस्था करनी होगी। और वह तभी संभव है जब हम डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन, जिसको हम ऑनलाइन एजुकेशन भी कहते हैं, उसको हम स्ट्रेंथन करें। तो अब वो समय आ गया है कि मेजर फोकस यूनिवर्सिटीज को डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन पर देनी होगी। अब उसमें 2 पार्ट हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और एक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर के उसमें आपको एक रीडिंग जो मटेरियल है वो इंटरेस्टिंग कैसे बन सके, वो ऐसा मटेरियल बने। अभी क्या होता है कि इस ढंग से लिख दिया जाता है कि वो बच्चा रोट लर्निंग में चला जाता है, याद करता है और वो वोमिट करता है, जाकर के एग्जामिनेशन में वो यही काम करता है, उससे लर्निंग नहीं होती है। तो लर्निंग सेंट्रिक रीडिंग मटेरियल हमको तैयार कराना होगा, ये एक पार्ट है। और दूसरा कि क्या हम कुछ ऐसे एजुकेशनल चैनल्स यूनिवर्सिटी खोल कर सकती है जिससे टेलीविजन के माध्यम से हम पहुंच सकें, या वो मटेरियल तो हमारा उपलब्ध रहेगा, उसके एफएक्यू भी बनाने होंगे ताकि बच्चा एफएक्यू भी देख लेगा और जो टीचर के साथ इंटरेक्शन हो, ताकि वो मटेरियल देख लिया, एफएक्यू देख लिया और टीचर से फिर इंटरेक्ट करे। तो टीचर पढ़ाने के बजाय वो इंटरेक्टिव मोड में वहां आ जाए। तो मुझे लगता है कि डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन आने वाले समय में बेहतरीन माध्यम होगा शिक्षा को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने का। ये एक पार्ट है। दूसरा आपने कहा था कि कैसे, तो एक तो हमको अपने जेएनके के भीतर भी मेरे कॉलेजेस बहुत रिमोट एरियाज में एस्टेब्लिश्ड हैं, बिल्कुल, राइट। और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण, फैकल्टी नहीं होने के कारण द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो बच्चे को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन
अगर हमारा डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन स्ट्रेंथन हो जाए तो रेगुलर मोड में बच्चे को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डिस्टेंस में सब कर लेंगे। डिस्टेंस में ही सब कर लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरा डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन इतना अच्छा हो जाए कि रेगुलर मोड के लिए वो बच्चे को जरूरत ही नहीं पड़े। ये एक पार्ट था। दूसरा, अब तो समय आ गया है, आप देखते होंगे कि आप जम्मू में रह करके यूएस की किसी यूनिवर्सिटी का या जापान की किसी यूनिवर्सिटी का या चाइना का पूरा कोर्स कर लेते हैं। बिल्कुल आराम से। बट हम क्या ऐसा कोर्स डेवलप करते हैं कि जो दूसरे कंट्री के लोग बच्चे जो है हमारे कोर्स को करने में गर्वान्वित महसूस करें, अच्छा उनको लगे, तो इससे रिसोर्स जनरेशन भी होगा और हमारा ग्लोबल प्रेजेंस भी बढ़ेगा। मुझे लगता है कि उस दिशा में हम ऑलरेडी प्रयास करना शुरू कर दिए हैं और उसमें हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और वाइस चेयरमैन हायर एजुकेशन काउंसिल का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और फरवरी के लास्ट वीक में यूके में अगर मैं खुद नहीं गया तो मैं अपने 2 सीनियर जो फैकल्टी हैं उनको भेजूंगा। प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब हेडिंग एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ हायर एजुकेशन काउंसिल, एक और हमारे जेएनके के वाइस चांसलर, तो एक डेलीगेशन जेएनके से जा रहा है यूके इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए और समझने के लिए कि वो हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते। लेकिन वाइस चांसलर साहब, एक यहां पर सवाल मेरे मन में हर वक्त होता है। आप सुनते हैं राजस्थान में जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़ रहे हैं, यूपी का कोई कॉलेज नहीं है जहां जम्मू कश्मीर के बच्चे भारी तादाद में नहीं पढ़ रहे। भारी तादाद बोलूंगा, थोड़ी तादाद नहीं है। आप हरियाणा की बात करें तो आपको जम्मू कश्मीर के बच्चे मिलेंगे। पंजाब के मैक्सिमम इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में आपको जम्मू कश्मीर के बच्चे मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में देश के अलग अलग भागों से बच्चे आए तो हंगामा कि जी हमारी सीटें खा गए, हमारी सीटें खा गए। अब कश्मीर में ऐसा कुछ होता है जो हमारी सीटें खा गए, हमारी सीटें खा गए। तो इस मानसिकता में परिवर्तन कैसे आएगा कि हम तो सब जगह जाएं, हम तो सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले लें, लेकिन हमारे यहां कोई नहीं आना चाहिए, हम खुद भी नहीं लेंगे और हम किसी को यहां एडमिशन लेने भी नहीं देंगे। क्या इस मानसिकता में कोई परिवर्तन आता हुआ आप देख रहे हैं? और क्या यही मानसिकता है जिसके चलते आप अंतर्राष्ट्रीय तो जाना चाहते हैं लेकिन आप अपने ही राष्ट्र में यूपी, बिहार और ये सब बाकी जगहों से बच्चे यहां भी एडमिशन ले लें, हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ें? आप थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि नहीं इस बारे में बात ना करो, ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी? आपने ठीक कहा है, इस बारे में बात न करो, ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी। 2 चीजें हैं। एक तो अपने खिड़की और दरवाजे खोल करके रखिए। हवाएं जिस दिशा से अच्छी आ रही हैं, जिस दिशा से अच्छे विचार आ रहे हैं, उनको आने दिया जाए, चाहे वो फैकल्टी हो, ऑफिसर हो या स्टूडेंट हो। इस यूनिवर्सिटी की ग्रोथ मैक्सिमम आपको तभी दिखाई पड़ेगी जब आप अन्य लोगों को भी दूसरे जगहों से आने देंगे। कल्चरली भी एक एक्सचेंज होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि इसको वाइस चांसलर सेंट्रिक नहीं होना है, इसको इम्पोज नहीं करना है। तो मैं पिछले साल से इसको डिस्कशन में डाला हुआ हूं। पहले यहां था कि 90% सीट्स जम्मू रीजन के बच्चों के लिए सुरक्षित थी, रिजर्व थी। बिल्कुल थी। इस साल वो 20% पर हो गया। 10% जो पहले खुला हुआ था, इस साल वो 80 करके 20% खोला है हमने। धीरे धीरे करके जो हमारी फैकल्टी है, जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके साथ इस पर चर्चा हम करते रहते हैं। चर्चा तो आप कर रहे हैं, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, सरकारी मुलाजमत मेडिकल ऑफिसर्स के लिए उन्होंने पोस्टें निकाली। 1000 पोस्टें थी और 400 के करीब करीब आपकी सरकारी मुलाजमत की पोस्टें खाली रही। वृद्ध वो पद खाली रहे, कोई नहीं आया उनके लिए। और इस समय आपके जेएनके में जितने मेडिकल कॉलेजेस आप चला रहे हैं, हर मेडिकल कॉलेज में जो बच्चा लेक्चरर है वो एचओडी है, क्योंकि आपको एचओडी के लिए कोई फैकल्टी नहीं है कोई। और उसके बाद एक्सपोजर आपका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके पास बाहर का कोई आदमी है नहीं। अब जो यूपी में है वो कंपैरेटिवली मेरे से पेशेंट नंबर जो देख रहा है वो मच बिगर पेशेंट नंबर देख रहा है, उसका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है। सो
तभी मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि जो फैकल्टी बाहर से आती है, जो बच्चा बाहर से आपके पास, इस वैसे तो पहले तो कोई आएगा नहीं बिकॉज ऑफ जो हालात हम लोगों के यहां पर है, अब अगर कोई आ रहा है तो वो तो कंट्रीब्यूट ही कर रहा है ना यहां पर। तो तभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि व्हाट रूट डू यू थिंक कि इस बार भी जो मैंने सुना है 30% आपके जो सीट्स थी यूनिवर्सिटी में वो खाली रही, आपके पास बच्चे नहीं थे, तो क्या करेंगे? कुछ विषयों में खाली रही है, बिल्कुल आपने सही सुना है, कुछ विषयों में। देखें, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है और मेरा आकलन, मेरा इवैल्यूएशन एज वाइस चांसलर 1.5 साल में मेरे कामों को लेकर के कम होता है और मैं बाहर से आया हूं इसको लेकर के ज्यादा होता है। और वो वाइस चांसलर आपके माध्यम से अगर ये कहे कि साहब बिल्कुल ठीक जुनेद जी, बात तो आप जुनेद जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस पद पर मैं बैठा हुआ हूं और जिसके ऊपर ये आरोप है कि ये तो बाहर से आए हुए हैं, मेरे काम, मैं जम्मू विश्वविद्यालय में अच्छा काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, इस पर चर्चा करने के बजाय मैं बाहर से आया हूं, ये चर्चा ज्यादा होती है। लेकिन और ये यूनिवर्सिटी काउंसिल में रिजॉल्व हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर के सारे विश्वविद्यालयों के लिए टीचिंग फैकल्टी ये ओपन है। आपकी कहीं से, हिंदुस्तान के किसी कोने से कोई भी अप्लाई कर सकता है, कहीं से भी आ सकता है। एक, पहले ऑफिसर्स के लिए नहीं था, अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड अबव उनके लिए भी ये हो गया है कि ये ओपन है। उसके नीचे के पदों के लिए नहीं है और मुझे लगता है होना भी नहीं चाहिए, जो है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके एक साथ बदलाव के लिए पहले तैयार किया जाता है जनमत को, और उसके बाद बदलाव के लिए जब तैयार होता है तब इंप्लीमेंट कीजिए। तो मैं धीरे धीरे करके ये प्रयास जरूर कर रहा हूं कि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, वह इस बात को समझें कि अच्छी फैकल्टी आपकी आएगी तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। और ये बच्चे फिर क्यों जाएंगे बाहर? तो हम वही जा पाएंगे जिनको, मान लीजिए कि अब आप विदेश क्यों अपने बच्चों को भेजते हो? जब देश में अच्छी शिक्षा नहीं मिली। अगर देश में अच्छी शिक्षा मिले तो हम विदेश नहीं भेजेंगे। उसी तरह से कोई भी बच्चा जो है JNK छोड़ करके क्यों जाएगा अगर उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी? रादर देन इतनी अच्छी शिक्षा दो कि दूसरे स्टेट के लोग भी जो है आपके यहाँ आए। तो मुझे लगता है कि हम अपने एजुकेशन की जो डिलीवरी है, जो स्टैंडर्ड है, उसको इतना बढ़िया कर दें तो खुद ब खुद लोग चल करके आएंगे और यहाँ के लोग भी धीरे धीरे करके जो है तैयार हो रहे हैं और तैयार हो जाएंगे। अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक बड़ा मुद्दा है जम्मू यूनिवर्सिटी का, लंबे समय से है। पहले तो एक चीज के लिए आपकी प्रशंसा भी करना चाहूंगा कि आपका जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है, बहुत बड़ा परिवर्तन उसमें देखने को मिल रहा है कि वहां कम से कम आप समय से रिजल्ट निकालना शुरू हो गए हैं। और अलग अलग फैकल्टीज से जो पता चलता है वो यही पता चल रहा है कि कम से कम ये सिलसिला, और दूसरा ये जो कैरियर प्रोग्रेशन का मसला था टीचर फैकल्टी का, उसमें भी बड़े हद तक फैकल्टी जो है अपने आप को ये मानती है कि वाइस चांसलर हमारे लिए मददगार रहे। अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा, इस जम्मू यूनिवर्सिटी का एक बड़ा मुद्दा है कि आपके पास जमीन बहुत है, लेकिन उस जमीन पर एक समय आया जिस एक कालखंड में हमको जरूरत थी फौज को, तो फौज को हमने दे दी, ट्रांजिट कैंप फौज का बन गया, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन का है जो इस समय फौज के पास है। अगर वो जमीन का हिस्सा आपको मिलता है तो आपका कैंपस लगभग कश्मीर यूनिवर्सिटी के बराबर, और मुझे लगता है कई मामलों में तो उससे भी ज्यादा बड़ा कैंपस बनेगा और आपको चाहिए भी। तो कब तक संभवतः ये चीज होगी और क्या आपके कार्यकाल में होगी? क्योंकि ये सवाल मैं लगभग 3 वाइस चांसलरों के इससे पहले पूछ चुका हूं, सबके पास कोई जवाब नहीं था। वो यही कहते हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप कहां तक इसमें कामयाब हुए हैं? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि बहुत जमीन नहीं है, लेकिन इतनी जमीन है कि कमिंग 200 ईयर्स में जमीन विश्वविद्यालय को जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जरूरत है वो है कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की जगह पर वर्टिकल जाने की। ये एक पार्ट है। यहां पर अनप्लान्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हुए हैं जिसके कारण से वेस्टेज ऑफ लैंड बहुत ज्यादा हुआ है। उसको हम बदल नहीं सकते हैं,
लेकिन दूसरा पार्ट आपने कहा कि जो लैंड आर्मी के पास है उसमें पिछले 5 वाइस चांसलर्स ने प्रयास किए हैं। आपको खुशी होगी ये जान करके कि आर्मी को हमारी जो लैंड है जो अभी आर्मी के पोजीशन में है उसके बदले में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने नगरोटा में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की लैंड अलॉट कर दिया है। उस जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को नगरोटा की जो लैंड है उसके बदले में भी लैंड अलॉट हो गई है। एंड अराउंड फॉर 147 कनाल वो लैंड है। और जो मुझे लग रहा है कि इंडेंट को लेकर के अभी 3-4 दिन के अंदर मीटिंग होने वाली है, जिसमें कि आर्मी भी है, हमारी जेडीए भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लगभग इंडेंट तक पहुंच गए हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरे टेन्योर में जो है ये लैंड जम्मू यूनिवर्सिटी को मिल जाएगी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, चाहे जो भी कुलपति रहे और जो भी विश्वविद्यालय के प्रशासन में रहे, अब समय आ गया है कि वर्टिकल हम मल्टी स्टोरीज कंस्ट्रक्शन पर जाएं, लैंड को वेस्ट ना करें। लैंड अब रबर नहीं है कोई स्ट्रेच हो जाएगी, उतनी ही लैंड है। अब आपको वर्टिकल एक्सटेंशन के अलावा और कोई चारा नहीं है अगर आप अपने यूनिवर्सिटी को कमिंग 400 ईयर्स 300 के लिए देखना चाहते हैं। मुझे एक और सवाल मेरे जहन में इसलिए आया क्योंकि मैंने किसी यूनिवर्सिटी को देखा और उस यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी का जो उनका हॉस्टल का सेटअप है, हॉस्टल के सेटअप के साथ में खाने पीने का जो सिलसिला वहां पर मैंने देखा तो बहुत इंप्रेस हुआ मैं, इस सेंस में कि बच्चे को बहुत बेहतरीन खाना, हर चॉइस का खाना जो आप खाना चाहते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेज, हर तरह का न्यूट्रिशियस, आप टोटल वेज खाना चाहते हैं, अलग अलग कैंटीन्स हैं। कैंटीन सारी की सारी आउटसोर्स्ड हैं और जिनको आउटसोर्स करी हुई हैं वो कमर्शियल आउटसोर्सिंग है और पूरा उनके ऊपर नजर है, सब कुछ है। एक हर जगह ये विश्वविद्यालय में रहता है कि आपका कैंपस बहुत बढ़िया है लेकिन खाना बहुत बेकार है, तो आप खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। आपसे मेरी ये तो विनम्र विनती भी रहेगी और आग्रह भी रहेगा कि अगर इस और भी आप कोई एक रोड मैप तैयार करके दे दें इनको कि कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स का जो ये हॉस्टल है इतना जबरदस्त हो कि स्टूडेंट्स ये कहें कि भाई हॉस्टल लाइफ ही सबसे बेहतरीन लाइफ है, क्योंकि वहां हमको बहुत अच्छा खाना, लॉन्ड्री और ये सब चीजें हमको मिलती हैं। और लॉन्ड्री के लिए भी आप यहां लॉन्ड्री बाहर दे देते हैं कि भाई आप जाके लॉन्ड्री फला आदमी से करवाओ, इतने पैसे उसके ये वो। व्हाई कांट वी हैव लॉन्ड्री इनसाइड द कैंपस ओनली, कि बंदा खुद जाके अपनी लॉन्ड्री करे और अपनी लॉन्ड्री लेकर जाए। ये सारी चीजें दैट्स व्हाट आई फील कि ये जरूरी है। क्या कैंपस में, और अगर ये सब कुछ करना होगा, हाउ मच मनी डू यू नीड फॉर दैट? जुनेद जी, मुझे लगता है कि मनी से ज्यादा जरूरत है कमिटमेंट की, एंड कमिटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर, commitment of the hostel provost warden and also commitment of the students. मुझे हॉस्टल से तो ज्यादा चिंता अपने गेस्ट हाउस की है और मुझे अपने गेस्ट हाउस यूनिवर्सिटी का फेस होता है। बिल्कुल, whosoever comes first to the guest house. मेन गेट हमारा जो है यूनिवर्सिटी का फेस है। और आपको एक मुझे उम्मीद है कि 6 मई से 8 महीने में आपको यूनिवर्सिटी का स्टेट ऑफ आर्ट मेन गेट में बना के दे रहा हूं। स्टेट ऑफ आर्ट, स्टेट ऑफ। और गेस्ट हाउस में एक कमरा, अभी एक कमरा मैंने कहा मुझे एक कमरा 5 स्टार होटल्स के नीचे का नहीं होना चाहिए, पहले वो तैयार करके दिखा दो। वो उसका टेंडर हो चुका है, वो हो जाता है तो फिर मैं अपने सारे कमरों को उसी मॉडल पर फिर कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि 1 साल में, और हम अपना गेस्ट हाउस का एक्सटेंशन, जिसमें कि 2 बड़े बड़े हॉल, आप कॉन्फ्रेंस अगर करना चाहते हैं 100 की कैपेसिटी का, तो या कोई मीटिंग करना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन मुझे लगता है वो मार्च तक तैयार हो जाएगा। जो रिनोवेशन में कह रहा हूं उसमें समय लगेगा 6 से 8 महीने, लेकिन एक कमरा मैं पहले तैयार कर रहा हूं। कुछ कमरे हमने ऑलरेडी तैयार करा दिए हैं। लेकिन जो बात आप खाने की कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे उस खाने को लेकर के आई एम नॉट सेटिस्फाइड द काइंड ऑफ फूड वी आर गेटिंग। हेल्दी फूड चाहिए,
एंड वेराइटी चाहिए, हर चीज चाहिए। हर चीज चाहिए। तो उसको लेकर के हम आउटसोर्सिंग को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर जा रहे हैं कि कोई एजेंसी जो है जिसमें कि हम अपनी सारी कंडीशंस देंगे और उसके अनुसार फिर उनसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगेंगे और मूव करेंगे। ये मैं अगर सफल हो जाता हूं तब मैं जो है हॉस्टल की तरफ जाऊंगा। अंत में आपका एक हॉस्टल, आई डू नॉट नो क्या प्लानिंग थी और क्यों थी, ठीक तवी के किनारे पर है, ब्रिज के साथ में, तो शोर बहुत है वहां पर और आहिस्ता आहिस्ता वो डिग्रेड होता हुआ डिप्लीट हो रहा है वहां पर। तो आपका अपना प्लान क्या है? डू यू वांट टू गिव इट टू द गवर्नमेंट कि आप हमें इतना पैसा दे दीजिए, आप ले लीजिए, या यू आर प्लानिंग टू रिनोवेट इट? क्योंकि कोई वहां जाता नहीं और मजबूरी में आप उसको इस्तेमाल करते हैं और वो बिल्डिंग लगभग जो है रिडंडेंट हो चुकी है। तो पहले तो ये कि व्हाई इट वाज प्लान्ड, बिकॉज कोई समझ में नहीं आ रहा क्यों इट वाज प्लान्ड, एंड सेकेंडली व्हाट प्लान डू यू हैव फॉर दैट? जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं जिसमें अभी लड़कियां रह रही हैं, बिल्कुल, बेसिकली वो बिल्डिंग HRDC की थी और अभी हमारे पास गर्ल्स हॉस्टल नहीं था और लड़कियों को हॉस्टल की जरूरत थी, तो उसमें हमने टेम्पोरली उसमें शिफ्ट किया है। ठीक। एक गर्ल्स हॉस्टल कंस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन जो कुछ टेक्निकल रीजनों से, कुछ अन्य रीजनों से उस पर लिटिगेशन हो गया ठीक। और वो अभी सॉल्व नहीं हुआ है। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है या कोर्ट में तय होता है, आई एम वेटिंग फॉर दैट। अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि उस लिटिगेशन को भी सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि ये हॉस्टल अगर हमारा तैयार हो जाता तो जो बच्चियां वहां रह रही हैं उनको हम पहले यहां शिफ्ट करेंगे, फिर उस बिल्डिंग को रिनोवेट करेंगे। ठीक, उसको रिनोवेट करेंगे। किस इस्तेमाल में लाएंगे? निश्चित तौर पर हमारा जो HRDC है वो इतना, जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फैकल्टी चाहिए। ठीक। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फैकल्टी सिर्फ यूनिवर्सिटी का नहीं, कॉलेजेस का, क्योंकि आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स कॉलेजेस में चल रहा है। तो उन कॉलेजेस के टीचर्स आते हैं तो वो कहां रुकेंगे? तो उनके लिए पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो डेडिकेट कर दी जाएगी HRDC को और उसके अनुसार उसकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर देंगे। तो वो बिल्डिंग जो है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फैकल्टी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अंत मैंने कहा ना, मुझे इश्यूज एकदम से वो कहते हैं ना कि आ रहे हैं एक के बाद एक इशू। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आपके नॉन गजेटेड सेक्शन में आ रहा है और आने वाले कल में वो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनने जा रहा है कि आपके लोग रिटायर हो रहे हैं लेकिन नए लोग वहां आ नहीं रहे हैं। क्या जब एग्जामिनेशन में चले जाएं तो कमरे के अंदर एक टाइम 10 लोग थे, आज घट घट के 4 लोग हो गए हैं और अब वो भी घट जाएंगे तो 2 लोग बचेंगे उसमें। एक तो ये कि आप तो इस की जानकारी रख ही रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है वहां पर, और दूसरा ये कि जैसे आपने कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम जो फैकल्टी की है उसको आपने बड़ा स्ट्रेंथन किया और फैकल्टी उससे खुश है। ये बेचारा नॉन गजेटेड वाला जो सिलसिला है, इसमें रिक्रूटमेंट की संभावना क्या है, और दूसरा ये कि उनका कैरियर प्रोग्रेशन, उसको लेकर आप कितने गंभीर हैं? ठीक है आपका प्रश्न। अगर मैं ये बताऊं आपसे, और आप शायद जानते होंगे, कई सालों से असिस्टेंट रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। हाँ, लंबे समय से नहीं हुआ था। ठीक। हाँ। और विदाउट एनी फ्लॉ हमने असिस्टेंट रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट 8 असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक साथ अपॉइंट किए गए। नॉन टीचिंग में क्लर्क का जो है पोजीशन, वो अपॉइंटमेंट नहीं हुए थे। 40 अपॉइंटमेंट एक साथ किए गए, कर दिए गए, जो ज्वाइन कर लिए, वो हुए 6 महीना हो गया। असल में ये हुआ कि आप ये अपॉइंटमेंट कर गए ना, तो कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी अखबार की कोई खबर नहीं पड़ी। तो 40 अपॉइंटमेंट हो चुके, 8 असिस्टेंट रजिस्ट्रार ज्वाइन कर लिए, 40 जो है हमारे जो क्लर्क, जो आप जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, वो ज्वाइन कर लिए। और ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो हमारे ज्वाइन किए हैं, मैं इतना बढ़िया बच्चे हैं जो हमारी ट्रेन गई थी, और मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा आपसे। उसमें ये बच्चे दिन रात मेहनत किए। तो और बाकी जो पोजीशंस खाली हैं, अगेन हम एडवर्टीजमेंट करने जा रहे हैं, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं हमारे रिक्रूटमेंट रूल का, और जो काउंसिल की मीटिंग में हमको लगता है कि अप्रूव हो जाएगा, तो हम फिर से एडवर्टाइज करके जितने पोजीशंस हैं उनको मैं भर दूंगा। इसका मतलब ये होगा कि जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए एक अच्छी खबर है
कि जम्मू यूनिवर्सिटी में कुछ और रिक्त पद हैं जिनके लिए एडवर्टीजमेंट आने वाला है। अंत में वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, क्योंकि अब मुझे अचानक एक फोन आता है और मुझे ये कहा जाता है कि जी जम्मू यूनिवर्सिटी में बवाल हो गया। मैं जी क्या बवाल हो गया जी? लड़कियां जा रही हैं ट्रेन में और करोड़ों रुपया जिसके ऊपर खर्च किया जा रहा है, और सिविल सचिवालय से मना कर दिया गया, कोई पैसे नहीं मिलेंगे आपको, आपने प्लान कैसे किया? तो थोड़ी देर के लिए मैंने भी सोचा, फिर जब मैंने थोड़ा जानकारी ली तो मुझे समझ में आ गया कि ये क्या प्रोग्राम है, और फिर मुझे पता चला कि प्रोग्राम कहां से है। तो समझ में आ गया कि ऊपर से प्रोग्राम नीचे आया है, नीचे से ऊपर नहीं गया है। तो एक तो मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या कंट्रोवर्सी थी और ये करोड़ों को लेकर परेशानी क्यों थी, और दूसरा ये कि एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहली बात कि ये प्रोग्राम ऊपर से नीचे नहीं आया, ये प्रोग्राम नीचे से ऊपर गया है। जम्मू कश्मीर की जो हायर एजुकेशन काउंसिल है, उसका जब बजट बन रहा था तो उस बजट में एक एक्टिविटीज मैं करने वाला हूं, तो इसलिए इसका जिक्र कर दे रहा हूं। फरवरी महीने में गूंज जम्मू विश्वविद्यालय की गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए वो एक्टिविटीज मैं करने वाला हूं, वो फरवरी महीने में। तो और ये जो जम्मू कश्मीर ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स, तो बच्चे वो सिर्फ घूमने के लिए नहीं, वो अपना प्रोजेक्ट भी करेंगे। तो ट्रांस डिसिप्लिनरी जो बच्चे हैं, मींस ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, कॉमर्स साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, इनमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनका एक ग्रुप बनेगा, सो पीयर लर्निंग, और वो प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग के बाद प्रोजेक्ट वो सिलेक्ट हुई, तो मेंटर्स और वे बच्चे उसके साथ सिलेक्ट किए। प्रोजेक्ट्स ट्रेन की इंजन डिजाइनिंग से लेके, बर्ड डिजाइनिंग से लेके, टॉयलेट डिजाइनिंग से लेकर के, प्लेटफॉर्म के जो वेंडर्स हैं उनकी डिजाइनिंग से लेकर के, जिस एरिया से ट्रेन गुजर रही है उसका एग्रीकल्चर, उसका कल्चर, उसका कॉमर्स, उसका ट्रेड, तो एन नंबर ऑफ, जैसे इसरो बच्चे गए थे, तो जो डिजाइन और डिग्री के बच्चे हैं उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाई, भारत बियॉन्ड अर्थ, स्कोप ऑफ स्पेस टूरिज्म। तो उन प्रोजेक्ट, और हर ग्रुप में एक लैपटॉप था, उस बच्चे अपना प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक लाइब्रेरी थी, उसमें से हर बच्चे को एक किताब पढ़ना था, उस पर अपनी कमेंट्री कुछ लिखनी है। तो इस ढंग से प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, और साथ में जो गांधी जी को तिलक ने कहा था और गोखले जी ने कहा था कि अगर देश को समझना है तो ट्रेन यात्रा के माध्यम से भारत का भ्रमण करो। बिल्कुल। और इस कारण से ये ट्रेन यात्रा थी जो बच्चे प्रोजेक्ट मोड में, इसीलिए हमने कहा कॉलेज ऑन व्हील्स, तो ये गई। हाँ, जब हमने ये प्रपोजल भेजा और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ चर्चा की, तो उन्होंने सहर्ष कहा कि बहुत अच्छा प्रपोजल है, और वो इस काम से पहले से परिचित थे, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रोफेसर दिनेश सिंह जब वहां वाइस चांसलर थे और मैं डायरेक्टर साउथ कैंपस था, तो इस तरह की 5 ट्रेन जर्नी किया था। 5 ट्रेन जर्नी की हैं, यहां एक पे बवाल जी। और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उस समय रेल मंत्री थे, तो वो इसकी उपलब्धियों से भली भांति परिचित थे। जो ही ये प्रपोजल हम उनके साथ सामने लेके गए, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा प्रपोजल है, और जेएनके गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट आपको करेगी। ये एक बात है। लड़कियां, देखिए, ये एक बच्ची अगर शिक्षित होती है तो एक नहीं, 2 परिवार शिक्षित होता है, समाज शिक्षित होता है, राष्ट्र शिक्षित बनता है, जनरेशन प्रभावित होती है। बिल्कुल। इसीलिए पहली यात्रा में ऐसा नहीं था कि बच्चों के साथ कोई दुश्मनी थी, बच्चियों को हमने चुना पहली यात्रा, और 7 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जेएनके के उसमें पार्टिसिपेट किए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और दिल्ली के क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के बच्चियां। तो एक बाहर से,
तो इस तरह से करीब अराउंड 700 गर्ल्स इन इन ट्रेन, और उनके हर 8 गर्ल बच्चियों पर, 6 से 8 बच्चियों पर एक मेंटोर उनका था उस प्रोजेक्ट के लिए। तो करीब अराउंड 100 मेंटोर्स हो गए और फिर सपोर्ट स्टाफ, तो कुल मिलाकर के 1000 लोग इस ट्रेन यात्रा के माध्यम से गए। और ये दिल्ली में दोनों पार्लियामेंट बच्चों ने देखा, प्रेसिडेंट हाउस गए, फिर अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ, साबरमती आश्रम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टार्टअप कल्चर को समझने के लिए। देन बॉम्बे और गोवा में उन्होंने सबमरीन देखा, एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट, शिपयार्ड, सारा अरेंजमेंट नेवी ने जो है लंच आपको डेक पर कराया था, एक समुद्र के किनारे गोवा में और यहाँ बॉम्बे में डेक पर जो है। तो मुझे लगता है कि और वहां से फिर गोवा से वो बंगलोर गई, इसरो 2 दिन इसरो ने बच्चियों को बताया कि इसरो क्या कर रहा है, कहां से जो है वो मंगलयान का पूरा दिखाया उन्होंने। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर क्या कर रहा है, फिर वहां से वर्धा, गांधी आश्रम और हमारे पवनार आश्रम जो विनोबा भावे जी का है। तो इस तरह से इतनी एक्साइटेड बच्चियां थी और उस पर हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और एक पूरी किताब जो है पब्लिश करने का सोच रहे हैं। और आपको ये आपका इंटरव्यू खत्म होता है तो एक बच्ची ने अपनी एक शॉर्ट स्टोरी भेजी है जो मैं आपको भेजूंगा, फॉरवर्ड भी करूंगा, पढ़ करके दिखा भी दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय। इन्होंने लगभग सभी मुद्दों के ऊपर हमारी चर्चा हुई, बात हुई, लेकिन एक बात प्रोफेसर उमेश राय ने भी कही और मैं भी उसी को दोहराना चाहूंगा। परिवर्तन यानी बदलाव, बदलाव की हवाएं जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। बेशक किसी को लग रहा हो ये वो परिवर्तन नहीं है जो परिवर्तन हम चाहते थे, मगर यकीन जानिए जिस विश्व में हम लोग रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, जिस ग्लोबल विलेज में हम लोग रह रहे हैं, गांव में हम लोग रह रहे हैं, ये वो गांव है जो इतना फैल चुका है कि अब यहां पर कोई हद नहीं है, कोई लकीर नहीं है। आप यूपी के हैं, बिहार के हो सकते हैं, लेकिन आप भारतीय हैं और आपका भारत की हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर स्कूल के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना अधिकार किसी और भारतीय का। इसको समझने की जरूरत है। हमारे बच्चे यूपी जाते हैं तो यूपी के बच्चों को भी पूरा अधिकार है कि वो जम्मू कश्मीर आए, और यह कहानी कतई नहीं चलेगी कि जम्मू कश्मीर के बच्चों का एक्सपोजर कम है। यकीन जानिए बिहार और यूपी के कई इलाकों में मैं पिछले दिनों भ्रमण किया है, घूमा हूं मैं, कई इलाके ऐसे हैं जिन इलाकों में बच्चे बेहतरीन एजुकेशन के लिए आज भी तरसते हैं, हम जैसे हैं वो भी। इसीलिए इसको समझना होगा और ये जो परिवर्तन की हवाएं चल रही हैं इन्हें अपनी खिड़की और अपने दरवाजों से, जैसे वाइस चांसलर साहब कह रहे हैं, अंदर आने देना होगा। और अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे, अब ये हवाएं रुकने वाली नहीं है। खिड़की भी खुल चुकी है, दरवाजा तो 5 अगस्त 2019 को ही खुल गया था। तो इसलिए अब आपको ये जो परिवर्तन हो रहा है इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वाइस चांसलर साहब।